गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेंटर स्टेट की रिलेशंस। कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इससे डील करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेंटर और स्टेट के बीच की रिलेशनशिप। अब देखो, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन में हमें दो चीजें देखनी, सबसे पहले तीन चीजें, लेजिस्लेटिव विंग, फाइनेंशियल विंग और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। इन तीनों में कैसे कैसे हमारी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेजिस्लेचर के केस में, फाइनेंस के केस में और एडमिनिस्ट्रेशन के केस में, इन तीनों में देखना है। पहली बात, बहुत आराम से पढ़ना है, कोई आफत नहीं है किसी चीज की, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहां पे लेजिस्लेटिव विंग की बात कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव विंग आप समझ गए ना, मैंने तीन विंग बोली, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? लेजिस्लेटिव की अभी बात करेंगे बस आज की वीडियो में, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव विंग अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो उसका आर्टिकल नंबर 245 से 255, पहले ये चीज याद करनी जरूरी है कि 245 से लेकर 255 तक हमारी क्या है? लेजिस्लेटिव रिलेशन है, ठीक है। ये आर्टिकल्स हैं फ्रॉम 245 टू 255, दैट इज इंपॉर्टेंट अगेन। अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट टू नोट। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? आज हम सिर्फ 245 से 251 आर्टिकल तक डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में। इंपॉर्टेंट टू नोट, इन दिस पार्ट वी डिस्कस फ्रॉम आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 251 ओनली। लेकिन हमें कहाँ तक डिस्कस करने थे? 255 तक। लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोचा आप लोग भी बोर ना हो जाओ, ठीक है। तो हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे 245 से 251 तक, ठीक है। तो अब देखो, आगे चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आगे आपको 245, ठीक है। 245 में क्या बोला गया? देखो, दो लाइनें लिखी, मैं एक मिनट पेन मार्कर चेंज कर लूं। एक तो ये लिखा है, एक टर्म ये लिखा है और एक टर्म ये लिखा है। बहुत आराम से पढ़ना है। देखो, पार्लियामेंट क्या करती है, हम सभी लोग जानते हैं, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट पूरे भारत के लिए या किसी भी टेरिटरी के लिए कानून बना सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉज फ्रेम कर सकते हैं, किसके लिए? पूरे स्टेट के लिए, कुछ स्टेट के पार्ट के लिए कर सकते हैं। और पार्लियामेंट कहीं पे क्या हो सकती है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन कर सकती है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन का मतलब क्या हो गया? कि टेरिटरी के बाहर। अब टेरिटरी के बाहर कैसे कर सकती है? तो उसके लिए कहानी ऐसी है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है बाहर, ठीक है, और आप उसे इंडिया से ऑपरेट करते हो और उसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो सबसे ज़्यादा है, उसका जो पैसा है वो इंडिया से जाता है। तो उस केस में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन पार्लियामेंट यूज़ कर सकती, भले ही वो कंपनी कहाँ है? बाहर है, आप कहाँ हो? यहाँ हो, ठीक है। ये कंपनी लॉ में आता है बेसिकली। लेकिन हाँ, देयर मस्ट बी रीजनेबल रिलेशन, लॉ और सब्जेक्ट मैटर के बीच में रीजनेबल रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया तुम चाइना की डिफेंस को लेकर तुम करने लगे, चाइना की आर्मी वहां नहीं, ऐसा नहीं। उसका कहीं ना कहीं लिंकअप इंडिया से होना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटी कर सके, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन कर सकती है। देयर मस्ट बी प्रॉपर रिलेशन बिटवीन लॉ एंड द सब्जेक्ट मैटर। लॉ के बीच में और सब्जेक्ट मैटर के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन होनी चाहिए। दैट इज क्या हो गया आपका? आर्टिकल नंबर 245। बहुत अच्छा आर्टिकल है, याद हो गया। मैं सारे आर्टिकल याद करा दूंगा इसी वीडियो में। 245 याद हो गया। अब क्या ऐसा एब्सोल्यूट पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो किसी भी टेरिटरी के लिए कर सकती है? नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पौंडीचेरी। अगर आप इनकी बात करेंगे ना, तो ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 245 के लिए कि यहाँ पे सिर्फ किसका रूल चलता है? प्रेसिडेंट का रूल चलता है, ठीक है। यहाँ पार्लियामेंट रूल नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट में मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे किसका रूल चलता है? प्रेसिडेंट का रूल चलता है। तो यहाँ पे क्या 245 की एब्सोल्यूट पावर लगेगी? क्या पार्लियामेंट इनके लिए भी लॉ बना देगी? नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि हमें एक लाइन है, पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए प्रेसिडेंट का रूल रहता है यूनियन टेरिटरीज के ऊपर, ठीक है। अगर आप एक्सेप्शंस और देखना चाहते हो तो देखो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का। 5th शेड्यूल में आप देख रहे हो, शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में भी पार्लियामेंट का रूल नहीं लगता है, ठीक है।
और 6 शेड्यूल में भैया ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो ये ध्यान रखें कि 6 शेड्यूल एज इट इज आ जाता है। ऑड वन आउट करने को वो 4 नाम दे देंगे, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। अब आप बताइए ऑड वन आउट, आपने 6 शेड्यूल तो पढ़ा है लेकिन आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ नाम ध्यान रखें, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 4 स्टेट हैं जिनका नाम आता है 6 शेड्यूल के अंदर। ठीक है, तो 6 शेड्यूल ये हो गया आपका आसाम, मेघालय। तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट का, एक मिनट बेटा, यहाँ पे भी पार्लियामेंट का टेरिटोरियल लेजिस्लेशन नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट अपना लॉ नहीं बना सकती, तो 5th शेड्यूल 6 शेड्यूल यहाँ नहीं बना सकती। और आर्टिकल नंबर 240 एक्सेप्शन है आर्टिकल 245 का, आर्टिकल नंबर 240 जहाँ पे प्रेसिडेंट लॉ बनाता है इन 5 टेरिटरीज के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया एक्सेप्शन टू आर्टिकल 245, कोई डाउट? आर्टिकल नंबर 240 फर्स्ट वन, नेक्स्ट 5th शेड्यूल एंड नेक्स्ट वन इज 6th शेड्यूल। तो ये हमारे एक्सेप्शन हो गए इस आर्टिकल के। अब भैया ये तो सभी ने पढ़ा है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 246 गिवन अंडर 7 शेड्यूल 3 लिस्ट बताई जाती है, हम सभी लोग जानते हैं। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉनकरेंट लिस्ट होती है। आर्टिकल नंबर 246 7 शेड्यूल में आपकी ये लिस्ट गिवन है। तो यूनियन लिस्ट बेसिकली क्या होती है, इस लिस्ट में क्या होते हैं, ऐसे मैटर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर हैं, जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, सेंसस, ये सब नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर हैं। ठीक है, तो लिस्ट में पहले कितने सब्जेक्ट थे, प्रेजेंट में 100 सब्जेक्ट हैं, और कितने थे, ओरिजिनली 97 थे, अब बढ़ के कितने हो गए, 100 सब्जेक्ट हो गए, मतलब 3 सब्जेक्ट इसमें और ऐड कर दिए गए। तो भैया ऐसा कुछ हमें याद करने की जरूरत नहीं है सारे सब्जेक्ट, बस हमें इसमें ये ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 246 7 शेड्यूल में गिवन है। बहुत बार क्वेश्चन आया था मैथ्स दी कॉलम के लिए, कर नहीं पाते हैं हम लोग। ठीक है, और ये सब जो हम कहानी पढ़ रहे हैं ना, मैंने एक चीज़ बताई नहीं आप लोगों को, ये मेरे से रह गया थोड़ा सा, ये ऊपर हेडिंग जरूर मैं डिस्कस नहीं कर पाया कि भैया सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 11 में। ठीक है, पार्ट 11 चल रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, 245 हो गया, 246 यूनियन लिस्ट हो गई। हम सभी को पता है यूनियन लिस्ट जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट वो होती है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। इसमें कितने 61 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली कितने थे 66, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, गैम्बलिंग, इन सब पे क्या होता है, ऐसे बहुत सारे जिसपे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, अब आती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके लॉ बनाते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉ बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखो आप ओरिजिनली कितने 47 सब्जेक्ट बढ़ के कितने हो गए 52 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, जैसे कि मान लो मैरिज एक्ट, डाइवोर्स एक्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन लेजिस्लेट करता है। तो सेंट्रल और स्टेट दोनों लेजिस्लेट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 245 हो गया, 246 हो गया। ठीक है, और इंडिया में हमने रेसिडोरी सब्जेक्ट्स हमने कहाँ से लिए, ये ध्यान रखना, कनाडा से लिए। रेसिडोरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पहले तो ये समझ लो। रेसिडोरी सब्जेक्ट वो होते हैं भैया जो ना सेंट्रल लिस्ट में, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में। तो भैया ये कौन से, जैसे आपका आईटी एक्ट 2002, ये रेसिडोरी सब्जेक्ट है। तो रेसिडोरी पे भी पार्लियामेंट ही लेजिस्लेट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेजिस्लेट करेगी। देखो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट पे सेंट्रल प्लस स्टेट। अब बचा रेसिडोरी, रेसिडोरी पे अगेन सेंट्रल। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना है हमें। लेकिन अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस में तो रेसिडोरी पावर किसके पास है, स्टेट्स के पास है। मतलब वहाँ तो 50 स्टेट है तो हर एक के पास रेसिडोरी पावर भी हर स्टेट्स के पास है। लेकिन यहाँ तो अपना क्या है, फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, है ना। तो भैया हम सब वैसे तो एक ही हैं। तो रेसिडोरी सब्जेक्ट पे क्या पार्लियामेंट पावर लेती है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी रेसिडोरी सब्जेक्ट पे। और अगर किसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की बात याद हो तो ये पहले ही प्रोविजन आ चुके थे जिसमें फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ही बता चुके हैं। क्लियर है ये। देखो चल रहा है सेंटर स्टेट रिलेशन पार्ट नंबर 11 ही चल रहा है। तो भैया 245
246 दो आर्टिकल क्लियर हो चुके हैं। अब आता है 247 में कुछ नहीं है, पार्लियामेंट सिर्फ ये बोलती है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल कोर्ट। पार्लियामेंट को पावर होती है कि वो नए कोर्ट बना सकता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया क्या सुप्रीम कोर्ट को पावर होती है, क्या हाई कोर्ट को, पार्लियामेंट को, लोकसभा के स्पीकर को? तो हमें याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 247 याद करना है, बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी एडिशनल कोर्ट फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज मेड बाई पार्लियामेंट और ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉज विद रेस्पेक्ट टू ए मैटर एन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया ये? 247 क्लियर हुआ। आर्टिकल नंबर 247 कि पार्लियामेंट एडिशनल कोर्ट बना सकती है। क्या बना सकती है? एडिशनल कोर्ट बना सकती है। ठीक है, अब आया आर्टिकल नंबर 248। में क्या है? रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन। मैंने पहले ही बोला था पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर। मैंने अभी बताया ना आपको, वही चीज यहां पे आर्टिकल में आ गई कि पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर होती टू मेक एनी लॉ विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर, चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट में है नहीं है, स्टेट लिस्ट में हो ना हो, ऐसा कोई भी मैटर जो रेसिडोरी लिस्ट में है तो उस पर कौन बनाएगा लॉ? पार्लियामेंट बनाएगी। वो पहले ही आपको बता दिया, यही 248 बोलता है। ठीक है, 248 यही बोलता है कि रेसिडोरी लिस्ट के केस में जो लॉ है वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। सिंपल। ठीक है, सच पावर शैल इंक्लूड द पावर ऑफ मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग अ टैक्स नॉट मेंशन्ड इन आइदर ऑफ दोस लिस्ट। ठीक है, ऐसा कोई टैक्स लगा सकती है, जैसे स्वच्छता अभियान का टैक्स, तो ठीक है, तो इस टाइप के टैक्स लगा सकती है। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर जो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, जो स्टेट लिस्ट में नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 248। अब आया भैया बढ़िया टॉपिक, आर्टिकल नंबर 249। इसको देख के डरना नहीं है, 2 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, 249 क्या बोलता है? पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो कभी कभी स्टेट लिस्ट के मैटर में भी कूद जाता है। मतलब यूपी का अगर कोई मैटर है जो कि नेशनल इंटरेस्ट में है, तो उस पर भी ये कानून बना सकता है अगर राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट 2/3 मेजॉरिटी से इस बात को पास कर दे तब। ठीक है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट। अगर कोई मैटर स्टेट लिस्ट में, ठीक है, और नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है, तो अगर काउंसिल ऑफ स्टेट हैज डिक्लेयर्ड बाय रिजोल्यूशन सपोर्ट 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग दैट इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट, पार्लियामेंट शुड मेक लॉ with respect to any matter in the state list. ठीक है, it shall be lawful for the parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India. ठीक है, तो पहले ही बात हो चुकी है कि इसमें क्या है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है स्टेट के मैटर में, कब? जब वो नेशनल इंटरेस्ट का मैटर हो। ठीक है, पहली बात। और जो इन्होंने लॉ बनाया है वो 1 साल से ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा। पहली बात, 1 साल से ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा, और अगर आपको उसे कंटिन्यू कराना है तो आपको फिर से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर वो एक्सटेंड हो जाएगा अगले 1 साल के लिए। ठीक है, तो हमें क्या रखना है? 249 के केस में जो भी लॉ बनता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, और वो उसके बाद भी रिपीट होकर फिर से 1 साल के लिए वैलिड हो सकता है फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, आई बात समझ 249 में। और जब ये आपका खत्म होगा नेशनल इंटरेस्ट का मैटर, ठीक है, अगर ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच पार्लियामेंट वुड नॉट बट फॉर द पासिंग ऑफ ए रेजोल्यूशन अंडर क्लॉज 1 हैव बीन competent to make shall to be the extent of incompetency cease to have effect on the expiration of a period of 6 months after the resolution has ceased to be in force. ठीक है, तो अब मान लो कि जैसे स्टेट को ये लॉ नहीं मानना है या ऐसी कोई बात है, तो वो अगर उसको हटाते भी हैं तो वो फिर भी 6 महीने तक वैलिड रहता है। ये ध्यान रखना है इस चीज को। 249 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आया 250 में भी सेम चीज है, बस क्या कहानी आ जाएगी कि अगर इमरजेंसी लग गई है तब क्या होगा। अगर इमरजेंसी लग गई है तो पार्लियामेंट स्टेट के लिए कानून बनाएगी। ठीक है, अगर इमरजेंसी लग गई है तो notwithstanding anything in this chapter, Parliament, while a proclamation of emergency is in operation,
आर्टिकल नंबर 250 किससे डील करता है? इमरजेंसी से। हैव पावर टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इनएमोरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। आप समझ रहे हो इसका मतलब कि 249 में भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट के लिए, 250 में भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट के लिए, लेकिन 249 में क्या है कि मैटर नेशनल इंटरेस्ट का है और 250 में क्या है, मैटर आपका इमरजेंसी का है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो सेकंड, ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच पार्लियामेंट वुड नॉट बट फॉर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैव बीन कंपिटेंट टू मेक shall to the extent of incompetency cease to have effect on the expiration period of 6 month। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ लो। सिंपल भाषा ये बोलती है कि जब भैया ये इमरजेंसी खत्म हो जाएगी ना, उसके 6 महीने तक ये रहेगा और उसके बाद ये अपने आप फिर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, दैट इज आर्टिकल नंबर 250। आर्टिकल 250 यही बोलता है कि भैया जो भी आपने कानून बनाया है वो जब इमरजेंसी खत्म हो जाने के बाद 6 महीने बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, 250 में ये बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? और 251 इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर मेंस एग्जाम्स के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिर भी समझ लो। बस सिंपल सी बात है कि अगर इनकंसिस्टेंसी, मान लो एक तरफ पार्लियामेंट ने लॉ बनाया 249 और 250 में, ठीक है, और स्टेट ने भी लॉ बना दिया 249 और 250 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉ प्रिवेल करेगा ना, वो पार्लियामेंट का ही लॉ प्रिवेल करेगा इन दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो। अगर इनकंसिस्टेंसी होती बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 एंड अंडर आर्टिकल 250 एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, 249 शैल रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, रेस्ट्रिक्ट कर देगी स्टेट की पावर टू मेक एनी लॉ विच अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द पावर टू मेक, बट if any of provision of a law made by the state is repugnant, मतलब बेकार, to any provision of a law made by parliament which parliament has under either of the said article power to make, the laws made by the parliament whether passed before or after the law made by legislature of a state। तो सीधी सीधी बात ये कही जा रही है कि भैया जब क्या कहते हैं, अगर दोनों लोगों ने लॉ बना दिया 249, जैसे कि 249 में क्या बोला था, हमने ये बोला था 249 में कि अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है और राज्यसभा अगर बोलती है तो पार्लियामेंट कानून बनाएगी। ठीक है, 250 में इमरजेंसी हो गई, अगर इमरजेंसी हो गई तो पार्लियामेंट कानून बनाएगी, लेकिन स्टेट भी तो कानून बना सकता है, वो स्टेट लिस्ट का मैटर है। तो दोनों में कौन पावर में आएगा? तो दोनों में अगर देखा जाए तो अभी कौन पावर में आएगा भैया? पावर में जो लॉ आएगा वो किसका आएगा? पार्लियामेंट का आएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, भूलना नहीं है। देखो लिखा भी, पार्लियामेंट हैज अंडर आइदर ऑफ द सेड आर्टिकल पावर टू मेक द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट वेदर पास्ड बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल प्रिवेल। तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो आई होप आज हमने जो देखा था इंपॉर्टेंट, सबसे पहले देख लिया था कि हम आज 251 तक ही पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।